सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 1 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। बढ़ते हैं आज के संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में है, दबाव की नीति, फिर सड़क पर सावधानी और कृषि क्षेत्र से उदासीन होते युवा। देश में जब राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा था, तब ये उम्मीद जताई गई थी कि ये आवाजाही के सुगम और सुरक्षित मार्ग स्थापित होंगे। कई लेन में आने-जाने के लिए बनी चौड़ी सड़कों ने तेज रफ्तार की मानो एक नई पंख दे दिए। कम समय में गंतव्य तक पहुंचने की चाह रखने वालों की बरसों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। लोग कुछ ही घंटों में सैकड़ों किलोमीटर तक यात्रा पूरी करने लगे, मगर यह सुगम मार्ग सुरक्षित नहीं रहा। आज स्थिति ये है कि चालक गति सीमा तोड़कर वाहन चलाने लगे हैं। इसी दौरान वे कई नियमों की अनदेखी करते चले जाते हैं। नतीजा ये है कि हादसे से बचने के लिए उन्हें ब्रेक लगाने तक का समय नहीं मिल पाता। बहुत तेज़ गति से आते तो भाई ये समय मिलता ही नहीं है। राजमार्गों पर अचानक से ब्रेक लगाना न केवल चालक के लिए बल्कि दूसरे वाहन चालकों के लिए भी जानलेवा बन जाता है। ऐसी सड़कों पर लगातार और अचानक ब्रेक लगने से बढ़ रही हादसों ने कई सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, हमें देखिए यहाँ पे जो मेन है, हमें रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए और बेहतर कैंपेन शुरू करने चाहिए सरकार को। इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक सेफ्टी। सरकार ने प्रयास तो करे हैं कि स्पीड अलार्म्स लगाएं गाड़ियों में कि अगर आप गाड़ी जो है सर्टेन स्पीड से ऊपर जाते हैं तो एक एक आवाज़ आती है बीप 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 करके। मगर कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है उसका। फ़िलहाल तो प्रयास पहले प्रथम चरण में सरकार को अवेयरनेस करके करना चाहिए कि नियंत्रित रफ्तार में गाड़ी चलाई जाए। इसके अलावा जगह-जगह पे इंटरसेप्टर पुलिस मोबाइल्स लगाने चाहिए, जो गाड़ियाँ पुलिस की होती हैं, ट्रैफ़िक पुलिस की, जो जैसे ही कोई स्पीड वायलेशन करता है तो उनका चालान काटा जाए। शायद इससे भी कुछ न कुछ आर्थिक दंड पड़ने से लोगों को समझ में आए कि सड़क पे सुरक्षा और उनकी ज़िम्मेदारी है। अगला है दबाव की नीति। पिछले कुछ समय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह अलग-अलग देशों पर शुल्क लगाने की बात कर रहे थे, उसे कई अर्थों में दबाव की रणनीति माना जा रहा था। मगर इस मसले पर कभी पर अब उन्होंने जिस तरह के फैसले लेना शुरू कर दिए हैं, वो साफ है कि मनमाने तरीके से शुल्क लगाने के फैसले का इस्तेमाल किसी देश की नीति को प्रभावित करने के लिए एक औजार के तौर पर किया जा रहा है। इस क्रम में ट्रंप बीते दिनों बार-बार ये कहते रहे कि वह भारत से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर भारी शुल्क लगाएँगे, मगर उनके बयानों में जैसे उतार-चढ़ाव देखे गए, उससे मद्देनज़र ये उम्मीद की जा रही थी कि वह अपनी ज़िद पर विचार करेंगे और भारत को लेकर उदार रुख अपनाएँगे। खास तौर पर इसलिए भी कि वह बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के नए दरवाजे खुले थे और थोड़ी सक्रियता भी बढ़ी थी। अब देखिए बात यह है कि प्रयास था कि डिप्लोमेटिकली चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ। तो गौरतलब है कि व्यापार वार्ता के संदर्भ में अमेरिका और भारत के बीच जारी बातचीत में कुछ गतिरोध के संकेत सामने आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर 25% तक का अधिक शुल्क लगा दिया है। हालांकि ये कोई अचानक वो फैसला नहीं लगता है और ट्रंप ने इस बार सत्ता में आने के बाद से ही आयात पर शुल्क लगाने की घोषणा पर कुछ जगहों पर अमल करना शुरू कर दिया है। मसलन कर्नाटक और पर ट्रंप ने 35% शुल्क लगाने की घोषणा कर दी थी, क्योंकि उस समय व्यापार वार्ता जारी थी। देखिए ये तो डिप्लोमेटिकली यूएस डोमिनेट कर ही रहा है बहुत चीज़ों को, मार्केट को, तो वो दबाव बनाने की कोशिश करता है देशों के ऊपर अपने। सवाल है कि व्यापार वार्ता के प्रयास जारी रहने और उसके निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले ही अमेरिका राष्ट्रपति को शुल्क लगाने की घोषणा करने की जल्दबाजी करने की जरूरत क्या लगी? क्या इस फैसले को व्यापार वार्ता में अपने हित में रणनीतिक फैसले लेने के लिए दबाव बनाने की रणनीति नहीं माना जाएगा? एक दलील ये दी गई है कि भारत का शुल्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए अमेरिका ने इसके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है। अगर ऐसा है तो उस मसले पर पहले बातचीत के जरिए दोनों पक्षों के बीच सहमति के बिंदुओं पर पहुंचने की ज़रूरत थी, ना कि सीधे बाहरी शुल्क लगाने की। अब देखिए ये होती जो पॉइंट्स हैं। हालांकि भारत अभी भी जो है डब्ल्यूटीओ के रेगुलेशंस के अनुसार टैरिफ लगाता है ग्लोबली इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे। तो ये कोई वैलिड रीज़न भी नहीं है कि भारत में शुल्क ज़्यादा है। इसका अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएँगे कि भारत बहुत ही न्यूट्रल और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलेशंस हैं, उसके तहत ही काम करता है। अलग-अलग संपादकीय कृषि क्षेत्र से उदासीन होते युवा, और ये अमरपाल सिंह वर्मा साहब लिखे हैं। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और सुरक्षा संगठन यानी कि एफएओ का मानना है कि खेती-बाड़ी में युवाओं की भागीदारी से वैश्विक भविष्य बदल सकता है। संगठन ने कृषि खाद्य प्रणालियों में से युवाओं को स्थिति शीर्षक का एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें अब देखिए इसमें कहा गया कि खेती-बाड़ी में युवाओं की भागीदारी से ना केवल खाद्य सुरक्षा, बिल्कुल देखिए फूड सिक्योरिटी तभी हो पाएगी जब एग्रीकल्चर में ह्यूमन रिसोर्सेस यानी कि युवा मौजूद होंगे।
अब उल्टा हो रहा है, युवा जो है वो खेती-बाड़ी से दूर जा रहे हैं, उनको अब जो है सर्विस सेक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भारत की 50% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, ये तो बिल्कुल वाजिब बात है। जीडीपी में खेती का 16% योगदान है, लेकिन यह निराशाजनक है कि देश के युवा खेती से मुँह मोड़ते जा रहे हैं। खेतों में जहाँ एक समय युवा जोश और श्रम की गूंज सुनाई देती थी, वह आज खामोशी और बुजुर्गों की मेहनत बची रह गई है। अब जो है जो सर्विस सेक्टर की तरफ इंक्लाइंड हो गए हैं युवा, शहरों की तरफ जा रहे हैं। खेती में आ रही गिरावट का असर केवल खेतों तक सीमित नहीं है, ये हमारी खास सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना के लिए भी गंभीर चेतावनी है। खेती आज भी मौसम की मेहरबानी पर टिकी हुई है, कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि और कभी फसल की गिरती कीमतें किसान पर हर वर्ष किसी न किसी मुसीबत पर से जूझता है। बहुत चीज़ें क्लाइमेटिक, देखिए क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स भी हैं, फिर मार्केट बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, तो ओवरऑल इट इज़ डिस्करेजिंग। ये लोगों को यहाँ पे आने से रोक रहा है खेती-बाड़ी में। तकनीक और सुविधाओं से पली बड़ी नई पीढ़ी इस कठिन जीवन को अपनाने में झिझकती है। खेती को पुरानी पीढ़ी का ही काम माना जाने लगा है। सरकार दशकों से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने आ रही है। इसके लिए मोटा बजट विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति देने के खर्च किया जाता है। देश में 73 कृषि विश्वविद्यालय, कृषि शिक्षक की अलग जगह है। मगर अब कृषि स्नातक और स्नातकोत्तर की खेती के करियर नहीं बनाना चाहते हैं। एजुकेशन कोर्सेज़ लाने के बाद भी देखिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसा फ़ायदा हुआ नहीं है। इट इज़ नॉट मोटिवेटिंग यूथ टू टेक एग्रीकल्चर एज़ अ करियर एंड एज़ अ लाइफ़। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं सुरक्षा संगठन पूरी दुनिया की तरक्की की सीढ़ी देती को मानता है। संगठन की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 15 से 24 वर्ष की आयु के करीब 1.3 अरब युवा हैं, जिनमें से 85% निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। मगर इन युवाओं को बराबरी का अवसर, संसाधन और नीति समर्थन मिले, तो वैश्विक जीडीपी में 1.5 ट्रिलियन डॉलर का अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है। मतलब अगर एफएओ ने कहा है कि फिर से रीपॉलिसी फ्रेमवर्क करिए, एक और बार से चीज़ों को जानिए, कमी कहाँ पे हो रही है, व्हाई द एग्रीकल्चर सेक्टर नॉट नॉट मोटिवेटिंग यूथ टू टेक इट। और अगर ये हो जाता है, युवा इसमें जुड़ जाते हैं वापस से आके, तो बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगी। सवाल ये है कि क्या वाक़ई खेती में भविष्य नहीं है? इसका जवाब है कि खेती हमारा भविष्य है, लेकिन इसके भविष्य योग्य बनाना होगा। बिल्कुल है, बिना खेती के कोई देश नहीं जी सकता है, मगर हमें मोटिवेट करना पड़ेगा युवाओं को यहाँ पे आने के लिए। युवाओं का रुझान खेती में करने के लिए इसमें तकनीक का समावेश उपयोगी साबित हो सकता है। ड्रोन, सेंसर, आधुनिक सिंचाई की जैविक खेती और डेटा विश्लेषण जैसे नवाचार युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं। बिल्कुल बड़े पैमाने पर अगर देखें तो एग्रो बिज़नेस वी कैन मोटिवेट देम। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम युवाओं को भी यहाँ पे और ला सकते हैं। यदि युवाओं को इन सभी से जोड़ा जाएगा तो वह उससे एक गंभीर पेशे की तरह अपनाएँगे। ग्रामीण युवा खास संरक्षण और तकनीक और मार्केटिंग से सुरक्षित परिचित हो रहे हैं। मगर इससे जुड़े काम धंधों को अगर गाँव में ही विकसित किया जाएगा तो इससे युवाओं का जुड़ाव व्यापक होगा। और खेती से जुड़ने के लिए फसलों का वाज़िब मूल्य और लाभप्रद बीमा, देखिए सारी बात एक तरफ है, मेन चीज़ है अगर उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलेगा तो कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। कोई व्यक्ति एक्स वाई जेड है, कोई भी काम करता है एबीसीडी, तो भैया जब तक उसे उसका रिटर्न नहीं मिलेगा प्रोडक्शन का, वो उस काम को नहीं करेगा। जब तक मिलता रहेगा वो काम करता रहेगा। हमारा अतीत पारंपरिक खेती का रहा है, हम अपना वर्तमान भी इसी के ज़रिए संवार कर सकते हैं और हमारा भविष्य भी खेती से ही चमकेगा। ज़रूरत है कि खेती को बेरोज़गारी का काम मानने की मानसिकता से बाहर निकाला जाए। खेती में नवाचार, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण की अपार संभावनाएँ हैं। युवाओं को खेती से जोड़ना की पहल केवल सरकारी योजनाओं में नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव के संभव हो पाएगी। बिल्कुल सही बात है, वाजिब बात है। तो फिलहाल इसी के साथ आज की रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएँगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए। और आपको और करंट अफेयर्स अगर जाननी है तो हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करिएगा, डिटेल में आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।